गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के अंदर अपनी एक्सरसाइज 13.2 अपन ने स्टार्ट कर दी थी। उसमें से एक क्लास अपनी हो गई थी जिसके 10 क्वेश्चन अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं और बाकी क्वेश्चन आज अपन पढ़ेंगे। अपनी प्रायिकता के लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी तक 7 क्लासें हो गई हैं जिसमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके प्रारंभ से हमने प्रायिकता को पढ़ा है। हर क्लास के लिए, चाहे वो 10th क्लास की हो, चाहे वो 11th क्लास की हो, चाहे वो 12th क्लास की हो। 10th क्लास की है तो स्टार्टिंग की कुछ बातें पढ़नी है, 11th क्लास की तो शुरू की 2 क्लासें हैं और फिर उसके बाद में अगर 12th क्लास के हिसाब से तो मैंने 12th क्लास के हिसाब से ही एक्सरसाइज को पढ़ाया है जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वहाँ से अपने 12th क्लास का पार्ट शुरू होता है जो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और फिर उसी में जो पिछली क्लास थी उसमें हमने शुरू किया था प्रायिकता गुणन नियम और उस पर अपनी एक क्लास हो गई थी और आज की जो क्लास है वो प्रायिकता गुणन नियम को ही अपन आगे बढ़ाते हैं और बाकी क्वेश्चन वो करते हैं। और सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो इजी भी हैं, अच्छे भी हैं और परीक्षा के लिहाज से बढ़िया भी हैं। देखो पिछली क्लास में हमने स्वतंत्र घटनाओं के बारे में चर्चा करी थी कि ए और बी अगर स्वतंत्र घटना हो, यदि ए व बी स्वतंत्र घटना हो तो उनका जो गुणनफल का प्रायिकता जो आ रही थी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, वो क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसको अपन ये भी लिख रहे थे, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख रहे थे, एक ही बात थी ये, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में और यही अपना प्रायिकता गुणन नियम है। अब देखो अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है ना, यदि ए और बी स्वतंत्र घटना तो ये यहाँ से 3 बात और याद कर लो कि ए और व बी स्वतंत्र घटना है तो ए नोट व बी भी स्वतंत्र घटना होंगी। ए नोट व बी भी स्वतंत्र घटना होंगी, ठीक है। और ए व बी नोट भी स्वतंत्र होंगी, ठीक है। और ए नोट व बी नोट भी स्वतंत्र होंगी। यानी अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है ना तो ए नोट बी भी स्वतंत्र होगी, ए और बी नोट भी स्वतंत्र होगी और ए नोट व बी नोट भी स्वतंत्र होगी। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 11 का है ना, एक्सरसाइज 13.2 अपनी चल रही है अकॉर्डिंग टू 12th क्लास, ठीक है। एक्सरसाइज 13.2 चल रही है और उसमें हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। 11th जो क्वेश्चन है ना उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, देखो क्या वो 11th क्वेश्चन में अपने दे रखा है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जो इस प्रकार से दी गई कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है वो दे रखा है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है ना वो दे रखा है 0.6, ठीक है। और उसके बाद में कह रहा है कि तो इन चीजों को निकालिए आप, क्या क्या निकालना है? तो नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी का मतलब क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपने को निकालना है, एक तो ये निकालना है। अच्छा, दूसरा नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नोट, ए और बी नोट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट ये निकालना है। नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट और बी यानी ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी। और नंबर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटर और ए नोट और बी नोट ये निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट ये निकालना है। ये 4 चीजें अपने निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अपन लिखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंस ए एंड बी जो वो क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, यानी ए व बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आपकी जो स्वतंत्र घटना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, ये रही, ठीक है ना। तो ए व बी स्वतंत्र घटना है, ठीक है ना, स्वतंत्र घटना है। तो उसके लिए क्या होगा भाई, ए और बी स्वतंत्र घटना है तो सीधी सी बात है कि ए नोट व बी नोट भी स्वतंत्र होंगी, ए और बी नोट भी स्वतंत्र होंगी और ए नोट व बी नोट भी स्वतंत्र होंगी, ठीक है। तो
तो बस ये बात लिखनी है कि ए वर बी स्वतंत्र घटना है तो ए नोट और बी नोट भी स्वतंत्र होंगी। ठीक है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। रखो मान सारे सारे और सोल्व करो इसको, इज इक्वल टू 0.18। ठीक है, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, और इसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नोट को क्या लिख दोगे भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0.3 है, और इंटू 1 माइनस 0.6 और 0.3 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.12। ठीक है, या आ गया। इसी प्रकार से आप ये निकाल लो, दोनों, तीसरा निकाल लो और चौथा निकाल लो, सारे निकल जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है ना, तो ए ये लिख दिया मैंने, ए नोट और बी भी स्वतंत्र घटना होंगी, ए व बी नोट भी स्वतंत्र होंगी, और ए नोट और बी नोट भी स्वतंत्र घटना होंगी। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। एक पासे को 3 बार उछाला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क्या कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है। ठीक है, और प्रायिकता किसी पूछ रहा है कि कम से कम एक विषम संख्या, कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता अपने पूछ रहा है। देखो पी लिख दिया ना, ये पी मतलब आगे की जो बात लिखने की जरूरत नहीं है, फिर कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पी बार लगा दिया ना, इसका मतलब ये जो घटना है ना अंदर एक विषम संख्या आना, उसकी प्रायिकता अपने को पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसे प्रश्न जब आए ना तो अपने को क्या करना है कि कम से कम एक विषम संख्या की बात कर रहा है, मतलब एक पासे पर विषम संख्या आनी चाहिए, कम से कम एक पासे पर विषम संख्या, कम से कम एक पासे पर, कम से कम एक पासे पर विषम संख्या। तो पासे तो 3 उछाले अपने। ठीक है, तो कम से कम एक पासे पर मतलब एक पासे पर विषम संख्या आ सकती है, 2 पर भी आ सकती है और 3 पर भी आ सकती है। एक पासे पर, 2 पासों पर विषम संख्या, 3 पासों पर विषम संख्या आ सकती है। इन सभी की प्रायिकता पूछ रहा है भाई, एक पासे पर विषम संख्या ना प्लस 2 पासों पर विषम संख्या ना प्लस 3 पासों पर विषम संख्या, इन सभी की प्रायिकता योग पूछ रहा है अपने को। तो फिर कौन बच गया इसमें? अगर बात करें, अगर 3 पासा उछालें तो उसमें 4 संभावना बन सकती हैं कि भाई एक पासे पर भी विषम संख्या नहीं आओ, ठीक है ना, या एक पासे पर विषम संख्या जाए, या 2 पासे पर विषम संख्या जाए, या 3 पासे पर विषम संख्या जाए। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि कम से कम एक पासे पर विषम संख्या, तो मतलब एक भी आ सकती है, 2 भी, 3 भी, सबका योग तो पूछा ही है। और अपने को पता है इन सभी का योग कितना होता है, एक होता है, प्रायिकता का योग एक ही तो होता है। ठीक है, तो ये काम करें, अगर इन सभी का निकालना है तो क्यों ना अपन 0 वाला जो है, इसका मतलब 0 विषम संख्या कि तीनों ही पासों पर विषम संख्या नहीं आई, इस बात की प्रायिकता निकाल लें और उसको एक में से घटा दें। ठीक है ना, तो शेष जो बचेगी वो क्या हो जाएगी, कम से कम एक पासे पर विषम संख्या तो आनी बचेगी। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूं यहां कि मैं एक काम कर रहा हूं कि एक पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर ऑन 1 डाइस। तो देखो एक पासे पर विषम संख्या आने प्रायिकता, विषम संख्या एक पासे पर संख्या होती है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और विषम संख्या 1 3 और 5 ये होती हैं। तो 3 विषम संख्या होती हैं, टोटल कितनी होती है 6। तो एक पासे पर विषम संख्या आने प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी। ठीक है, और एक पासे पर सम संख्या आने प्रायिकता, एक पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, वो कितनी आएगी, वो भी 1/2 ही आएगी, क्योंकि इवन कितने 2 4 और 6, तो 3/6 मतलब 1/2 आ गई। ठीक है, ये एक पासे पर आ गई, तो तीनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक पर 1/2 आ रही ना, तो दूसरे पर एक पासे पर सम संख्या आने पर आता है 1/2, दूसरे पर भी 1/2 और तीसरे पर भी 1/2, मतलब 1/8।
ठीक है, इसलिए कम से कम एक पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 - 1/8। भाई कम से कम एक की निकालनी है, तो मतलब तीनों ही पासों पर विषम संख्या नहीं आए ना, तो तीनों पासों पर विषम संख्या नहीं आए मतलब तीनों पर सम आई है, और तीनों पर सम आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। तो तीनों पर विषम नहीं आने की प्रायिकता ये हो गई, इसको अगर एक में से घटा देंगे तो शेष बचेगी, वो क्या होगी, कम से कम एक पर विषम आने की बच जाएगी, तो 7/8। तो कम से कम एक पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, 7/8 हो गई। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखो आगे, अगला है, दो गेंदें एक बॉक्स में बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, देखो, दो गेंदें निकाले जाते हैं बिना प्रतिस्थापित किए हुए, बॉक्स में 10 लाल और 8 काली गेंदें हैं। देखो लाल गेंद कितनी है, बॉक्स के अंदर लाल गेंद है 10, और काली गेंद कितनी है, वो है 8। एक बॉक्स है और उसमें 10 लाल गेंद है, 8 काली गेंद है। ठीक है, उसके बाद में उसमें से दो गेंद निकाली जाती हैं बिना प्रतिस्थापित किए हुए। इसका मतलब बिना प्रतिस्थापित किए हुए, बिना प्रतिस्थापित किए हुए मतलब क्या हुआ कि एक गेंद निकाल ली और उसको बाहर नहीं रखा गया है, ठीक है ना, बिना प्रतिस्थापित किए हुए। देखो क्या कह रहा है ये, मतलब ये है कि यहां पर है एक उस बॉक्स में 10 लाल और 8 काले गेंद हैं, और पर्सन में ये कह रहा है कि दो गेंद निकाली जाती हैं, ठीक है ना, और एक करके एक निकाल जाती है, लेकिन उनको प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, मतलब वापस गेंद में उसमें निकाल लिया, देख लिया, वापस रख दिया, यानी बाहर नहीं रखा गया उसको, ठीक है ना, बक्से में रखा गया है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है ये, 4 बातें पूछी इसमें। पहली पूछ रहा है कि दोनों गेंदें काली हो, दोनों गेंदें काली हो, प्रथम काली और दूसरी लाल हो, या पहली काली और दूसरी लाल हो। 3 बातें पूछ रही किसमें। नंबर 1, दोनों गेंद काली हो, तो सबसे पहले तो यहां पर देखो रेड गेंद कितनी है, 10 है ना, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 10/18, टोटल 18 हुई, कुल गेंद है 18। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल 8/10, तो यह आ जाएगी 5/9, और यह आ जाएगा 4/9। ठीक है, अब पहली बात तो क्या है, नंबर 1, दोनों गेंद लाल हों, दोनों गेंद लाल हों, इस बात की प्रायिकता पूछ रहा है कि दोनों गेंद लाल हों, तो क्या आएगी, दोनों ही गेंद लाल गेंद होने की प्रायिकता नहीं, एक लाल गेंद है उसकी प्रायिकता कितनी है, 5/9 है, तो 25/81। अगर प्रतिस्थापन होता ना इसमें तो इसका आंसर अलग आता फिर, ठीक है ना, उस समय फिर क्या होता कि ये अपनी बनती स्वतंत्र घटना नहीं होती। अब ये स्वतंत्र घटना है क्योंकि दोनों गेंद निकाली हैं अलग, वापस एक गेंद निकाली फिर वापस रख दी, फिर दूसरी गेंद निकाली, मतलब दूसरी गेंद निकल रही है ना, वो पहले वाले पर डिपेंड नहीं है, ठीक है ना, तो दोनों स्वतंत्र घटना हो गई। लेकिन अगर ऐसा होता कि भाई एक गेंद निकाली फिर उसको अलग रख दिया गया, ठीक है ना, प्रतिस्थापित कर दिया उसको, तो दूसरी गेंद निकाली, तो उसके बाद में क्या होता है कि दूसरी गेंद की जो प्रायिकता वो पहले वाले पर निर्भर करती, तो उस समय वो क्या होती है, आश्रित घटना होती, और आश्रित घटना होती तो आंसर चेंज आते। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, दोनों ही शब्दों में अंतर है कि प्रतिस्थापन और बिना प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन हो रहा तो क्या होगा, बिना प्रतिस्थापन की क्या होगा। ठीक है, तो दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता ये आ गई। नंबर 2, अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये क्या कह रहा है कि प्रथम काली और दूसरी लाल, प्रथम काली व दूसरी लाल गेंद, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है कि पहली तो है काली, तो पहली तो काली ब्लैक, ये तो होगी 4/9, और दूसरी है लाल, ये आ गई 5/9, और ये कितना होगा 20, 4 5 20/81। ठीक है, अब तीसरे में देखो क्या कह रहा है कि एक काली व दूसरी
लाल, मतलब दो हैं, एक काली और दूसरी लाल, ठीक है ना, एक काली और दूसरी लाल। तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो कि भाई इसमें संभावना ये बनेगी कि पहली तो ब्लैक हो जाए और दूसरी रेड हो जाए, या प्लस पहली ब्लैक या पहली रेड और दूसरी ब्लैक। ध्यान रखें ये, तो देखो इसमें तो कह दिया कि पहली काली और दूसरी लाल है, ठीक है ना, ये फिक्स बना दिया कि पहली जो गेंद निकली ना, पहली गेंद निकली वो तो काली है, दूसरी है वो लाल है। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक और दूसरी, यहाँ दूसरा जो है ना, ये दूसरी एक लिख रहा है, लिखा हुआ तो, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ दूसरा, यहाँ दूसरा है, ठीक है ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई पहली काली और दूसरी लाल, और एक काली और दूसरी लाल, मतलब एक काली तो जरूरी, एक काली गेंद निकली, पहली जो गेंद निकाली वो एक तो काली और दूसरी लाल है। अब ये भी हो सकता है कि पहली काली और दूसरी लाल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों संभावना बनेगी। यहाँ पर तो कह दिया कि फिक्स है कि पहली तो काली है दूसरी लाल है, और यहाँ एक काली है और जो एक काली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ तो दो गेंद है उसमें से एक काली और एक काली नहीं है, तो मतलब उसका वो पहली काली हो दूसरी काली नहीं हो, या हो सकता है कि दूसरी काली और पहली काली नहीं हो। तो ये दो संभावना बन जाएंगी यहाँ, ठीक है। तो यह आ जाएगा अपना बी, ब्लैक होने की प्रायिकता कितनी है, 8 4/9 और 5/9 प्लस 5/9 और 4/9, तो ये हो गया 20/81 प्लस 20/81 बराबर हो गया 40/81, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13 का। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। या थोड़ा सा शब्दों का खेल है, अभी प्रायिकता जो है ना उसमें थोड़ा शब्दों का खेल है, शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। शब्द अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो उत्तर गलत होने की संभावना रहेगी, फिर प्रश्न अपना गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे प्रतिस्थापन, बिना प्रतिस्थापन, एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा और उसमें प्रतिस्थापन और बिना प्रतिस्थापन को ध्यान देना है कि वे गेंदें प्रतिस्थापित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ एक ऊपर वाली लाइन में तो पहली काली दूसरी लाल लिखा था, और फिर एक में एक काली दूसरी लाल, ठीक है। तो उस समय तो दोनों संभावना बन रही है, नीचे वाले में तो ऊपर वाले में हमने केवल एक संभावना बनाई थी, ठीक है। तो उसमें तो फिक्स कर दिया था कि पहली जो है ना प्रथम काली है। आप देखो आगे क्वेश्चन नंबर 14 का, एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं। एक समस्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, हल होने की प्रायिकता वो मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के द्वारा हल होने की प्रायिकता वो 1/2 है, ठीक है। और बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो कितनी है, 1/3 है, ठीक है। दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 समस्या हल हो जाती है, और नंबर 2 उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। देखो समस्या हल हो जाती है, समस्या हल कब होगी, समस्या हल चाहे तो वो ए करे तो भी समस्या हल होगी, चाहे वो बी करे तो भी समस्या हल होगी, और चाहे दोनों मिलके कर दें तो भी समस्या हल होगी। मतलब समस्या हल कब होगी कि ए ने कर दी तो समस्या हल होगी, बी ने कर दी तो समस्या हल होगी, और ए और बी दोनों ने एक साथ कर दी तो भी समस्या हल होगी। मतलब समस्या हल होने में तो ये 3 कंडीशन आएंगी, ए करेगा तो भी समस्या हल हो जाएगी, बी करेगा तो भी हो जाएगी, दोनों करेंगे तो भी हो जाएगी। समस्या हल कब नहीं होगी, समस्या हल जब नहीं होगी जब न तो वो ए से हुई हो और न ही वो बी से हुई हो, उस समय समस्या हल नहीं होगी। तो समस्या हल नहीं होगी ये कंडीशन, समस्या हल हो जाएगी 3 है, चाहे वो ए करे चाहे वो बी करे चाहे दोनों करें, ठीक है ना। और इन सभी की प्रायिकताओं का जो योग है ना वो कितना आएगा, 1 होता है वो तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या कह रहा है कि समस्या हल हो जाएगी, समस्या हल होगी, इसकी प्रायिकता निकालनी है। इसका मतलब हम वो कर लें कि समस्या हल हो ही नहीं, उस बात की प्रायिकता निकाल लें, और उसको अगर एक में से घटा देंगे तो फिर समस्या हल हो जाएगी। भाई हम ये निकाल लें पहले कि समस्या हल हुई नहीं है, किसी से भी समस्या हल नहीं हुई, ना तो ए से हुई ना बी से हुई। समस्या कब हल नहीं होगी, जब वो किसी से नहीं हो। अगर एक से हल हो जाएगी तो फिर समस्या हल हो ही गई, ठीक है ना। चाहे ए कर ले बी ना करे तो समस्या तो हल हो गई, चाहे बी कर ले और ए ना करे तो भी समस्या हल हो गई, और चाहे दोनों कर ले तो भी समस्या हल हो गई। समस्या हल कब नहीं होगी, जब वो दोनों से नहीं हो, ठीक है। और समस्या हल कब हो जाएगी, जब वो किसी से भी हो। तो हम क्या करें कि दोनों से समस्या हल नहीं हो इस बात की प्रायिकता निकाल लें, और उसको अगर एक में से घटा देंगे तो शेष बचेगी वो क्या होगी कि समस्या हल हो जाएगी, वो चाहे किसी से भी हो, ठीक है। तो ए द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता कि ए के द्वारा समस्या हल नहीं होगी, इस बात की प्रायिकता निकाल रहा हूं मैं, वो कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी, एक में से घटा दो। और बी के द्वारा समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता
वो कितनी आएगी, 1 - 1/3 मतलब 2/3। ठीक है, और किसी से भी समस्या हल नहीं हो, यानी समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 और B0, यानी ना तो वो ए से हो रही है यार, ना ही वो बी से हो रही है। तो कितनी आ गई, 1/2 गुणा 2/3 मतलब 1/3। तो 1/3 प्रायिकता क्या आ गई कि वो किसी से समस्या हल होगी नहीं। ठीक है ना, समस्या हल नहीं होने की संभावना इतनी है 1/3। तो बाकी जो बची वो समस्या हल हो जाएगी। तो समस्या हल होने की प्रायिकता, समस्या हल होने की प्रायिकता तो क्या आएगी, 1 - 1/3 बराबर 2/3। तो ये पहला पार्ट तो था ये। और दूसरा पार्ट जो है ना वो क्या कह रहा है, इसी में दूसरा पार्ट है, वो कह रहा है कि तथ्यतः ए के द्वारा समस्या हल होगी। ठीक है ना, तथ्यतः ए के द्वारा समस्या हल होगी, मतलब एक समस्या को हल करेगा, चाहे तो वो ए करे और चाहे वो बी करे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तथ्यतः एक द्वारा समस्या हल होना, ए के द्वारा समस्या हल होगी। क्या क्या आएगा उसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए तो कर लेता लेकिन बी से नहीं होगी, एक तो संभावना ये बनेगी। या हो सकता है कि भाई बी कर ले लेकिन ए नहीं कर पाए, बी कर ले और ए नहीं कर पाए। तो ए के द्वारा तभी होगी जब ए करेगा बी से नहीं होगी, या बी करेगा ए से नहीं होगी। ठीक है, अब करो भाई, ए करेगा बी से नहीं हो रही है, ए के करने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, और बी के नहीं करने की प्रायिकता कितनी है, 2/3। हो गई भाई, ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2 होगी, बी के द्वारा नहीं करने की होगी, प्लस बी कर लेगा, बी की करने कितनी 1/2 है, 1/3 है, और ए के नहीं करने की ये होगी 1/2। तो 2/6 तो योग है, प्लस 1/6 योग है, इनको जोड़ोगे तो 3/6 आएगा, उत्तर आ गया 1/2। तो तथ्यतः ए के द्वारा समस्या हल होने की जो प्रायिकता है ना वो आ जाएगी 1/2। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। देखो, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटना ई और एफ स्वतंत्र घटना है। देखो ये अब की बार ई और एफ की स्वतंत्र घटना की बात कर रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 15 है ये, कुल पत्ते दे रखे अपने को, गड्डी के अंदर कुल पत्ते ही 52 होते हैं, तो पता ही अपने को है ना, 52 पत्ते नाम नहीं देना तो भी मतलब एक गड्डी, ताश की गड्डी बात करें ना तो 52 पत्ते लिखने हैं, क्योंकि गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो पहली 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों में ये कह रहा है कि ई और एफ स्वतंत्र घटना है। क्या ई और एफ घटना दे रखी है अपने को प्रश्न में। पहली घटना क्या दे रखी है, मतलब पहले पार्ट में ई घटना दे रखी है, निकाला गया पत्ता हुक्म का हो, यानी ई जो है ना वो क्या है, निकाला गया पत्ता हुक्म का हो, हुक्म का हो। ठीक है, और एफ घटना दे रखी है ना, चलो मैं इसी को ले देता हूं, निकाला गया पत्ता हुक्म का हो, मतलब एक पत्ता निकाला गया है ना, सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता याद रखे, एक ही पत्ता निकाला गया है, तो एक पत्ता हुक्म का निकलने की प्रायिकता कितनी होगी भाई, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 ही तो होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो कितनी आएगी, 13/52 यानी कि 1/4। ठीक है, और एफ घटना क्या है, एफ घटना है कि निकाला गया पत्ता इक्का है, निकाला गया पत्ता इक्का है। तो इक्का कितने होते हैं, एक ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 4/52 मतलब 1/4, 1/13, 1/13। ठीक है, और ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कॉमन कौन आएगा, ई और एफ में कॉमन, इनमें देखो कॉमन है, निकाला गया पत्ता हुक्म का हो और निकाला गया पत्ता इक्का है। तो हुक्म का पत्ता में एक इक्का तो होता ही है, हुक्म का इक्का भी तो होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में कॉमन देखे ना, तो निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का, हुक्म का इक्का हो, इसका मतलब ये है निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का। इन कॉमन अगर देखें तो क्या आएगा, हुक्म का पत्ता है और इक्का, तो मतलब हुक्म का इक्का कॉमन है इनमें। ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर देखें ना तो वो कितनी आएगी 1/52, क्योंकि ऊकम का एक ही तो होता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि स्वतंत्र घटना देखनी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इन दोनों का गुणनफल निकालो, देखो कितना आ रहा है 1/4 गुणा 1/13 बराबर 1/52 आ रहा है ना, और ये किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये घटना क्या है, ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटना है, क्योंकि इनके इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता है वो दोनों के अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल की अगर बराबर आ रही है ना तो वो स्वतंत्र घटना होती है। बात अपन पढ़ के आए हैं। अब देखो आगे दूसरा पार्ट है वो क्या कह रहा है, नंबर 2 दूसरा पार्ट ये है कि निकाला गया पत्ता काले रंग का है। ये घटना वो है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, निकाला गया पत्ता काले रंग का, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, काले रंग का पत्ता कितने होते हैं 26 होते हैं ना, तो 26/52 यानी 1/2। भाई 26 लाल होते हैं 26 काले होते हैं ताशी गड्डी में। अच्छा, फिर निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, एफ क्या है, निकाला गया पत्ता बादशाह है, बादशाह है, तो बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं, 4 बेगम 4 बादशाह 4 गुलाम, ये तो होते हैं 4 1 तो 1/13। ठीक है, और ई इंटरसेक्शन एफ निकाले तो क्या आएगा, ई और एफ में कॉमन क्या आएगा, निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह। भाई इनमें कॉमन कौन होगा, काले रंग में और बादशाह में कॉमन कौन होगा, कॉमन तो वही है, काले रंग का बादशाह तो कॉमन है जो दोनों में है। ठीक है, तो कॉमन ही पूछा था, निकालना पड़ेगा, तो ई इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही तो होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यानी कॉमन निकाला, तो कॉमन कितना आ गया भाई, काले रंग का बादशाह, काले रंग के बादशाह 2 होते हैं, 2 लाल होते हैं 2 काले, तो 2 टोटल हैं 26 सॉरी टोटल पत्ते होते हैं 52, तो 1/26। अब वही तरीका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो, क्या रहा भाई 1/2 गुणा 1/13 बराबर 1/26 आ गया, और ये किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर है। इसका मतलब ई और एफ स्वतंत्र घटना है, यानी ई व एफ स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। ठीक है ना, इसमें भी स्वतंत्र होगी। और तीसरा पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, आपको खुद करना है। ठीक है, अब चलो आगे क्वेश्चन नंबर 16 में, तीसरा पार्ट भी ऐसा ही हो, खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है इसमें, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। नंबर यानी ये तो पहला पार्ट हो गया, इसमें भी 3 पार्ट दे रखे हैं। पहले तो देखो जो दे रखा है वो लिखूँ, छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हिंदी पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, हिंदी पढ़ने वालों की प्रायिकता कितनी है, 60% हिंदी पढ़ते हैं, इसका मतलब 60/100। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले जो है ना वो हैं 40%, तो 40/100। और कह रहा है कि दोनों को पढ़ने वाले हिंदी पढ़ते हैं और अंग्रेजी पढ़ते हैं, वो कितने हैं 20%, यानी 20/100। अच्छा, इनमें से एक बच्चा निकाला गया है, छात्रावास में 40% तो हिंदी पढ़ते हैं बच्चे, हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, और 40% है वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, 20% ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का अखबार पढ़ते हैं। एक बच्चा इनमें से निकाला गया है। ठीक है, और कह रहा है कि इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वो न तो हिंदी का, मतलब एक बच्चा निकाला गया है, ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो न तो हिंदी का अखबार पढ़ता और न ही वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ता, इस बात की क्या प्रायिकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रायिकता किसी निकालनी है कि वो न तो हिंदी पढ़ता और न ही अंग्रेजी पढ़ता, इसकी प्रायिकता निकालनी है, क्या आएगी। तो ये तो अपन जानते हैं भाई, इसको क्या डी मॉर्गन रूल काम में लें तो क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई के ऊपर बार लगा दें या डेस लगा दें। ठीक है ना भाई, देखो ए यूनियन बी के ऊपर अगर डेस होना तो उसको हम ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस लिख सकते हैं, मतलब नोट। ठीक है ना, बार भी लिख सकता है तो भी वो नोट ही है। ठीक है,
तो चलो मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ क्योंकि शायद पीछे बार हमने काम लिया है, तो ये कर लें। ठीक है, ठीक है, तो आप डेस लगा दो चाहे बार लगा दो, मतलब नोट है ये संकेत, मतलब नहीं का संकेत काम में ले रहे हैं। और अगर ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर नोट होना तो हम अलग अलग लगा सकते हैं, ए नोट और बी नोट, और साथ में क्या करेंगे, यहाँ इंटरसेक्शन है तो फिर यूनियन आएगा इनके आगे। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा ही था क्या, ये बात बन रही थी, इसको ये लिख दिया। अच्छा, अब ये नहीं की प्रायिकता, तो इसको क्या करें, एक में से होने नहीं होने की पूछ रहा है तो एक में से होने घटा दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। और अब पता ही अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं ना, पीछे पड़ गया है। एक माइनस रखो मान भाई, तो ये हो जाएगा 0.6, दशमलव लिख देता हूँ सीधा ही, 0.4 माइनस 0.2, तो 1 माइनस और 0.8 बनेगा ये, चलो 0.2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बनेगा 1 और 1 में से 0.2 घटाओगे तो 0.8 बचेगा, 0.8, और अगर इसको 1 में से घटाओगे तो 0.2 आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि न तो वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाला है, न ही हिंदी का अखबार पढ़ने वाला है, उसके होने की जो प्रायिकता है ना वो कितनी है, 0.2 है। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट जो है ना बी पार्ट, ये तो था अपना ए पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है वो, बी पार्ट में ये कह रहा है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसे अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। कि यदि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, हिंदी का अखबार पढ़ती है, हिंदी का अखबार पढ़ती है, इसका मतलब ये दे रखा है कि वो पढ़ती है हिंदी का अखबार, तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता, ऐसी प्रायिकता पूछ रहा है, ये पूछा है। तो ये तो भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, और ये तो हम जानते हैं क्या कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एच, सहप्रतिबंध प्रायिकता आ गई है, और इसको हम क्या लिखेंगे, ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, रख दो सारे मान, ज्ञात ही तो हैं, तो 0.2 तो वो गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 0.6, तो 1/3 आ गया भाई। ठीक है, और आगे वाला सी पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इस बार क्या कह रहा है कि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी का अखबार पढ़ने वाली होने प्रायिकता याद कीजिए। तो अंग्रेजी का अखबार तो पढ़ती है, तो जो काम हो गया वो तो पढ़ती है अंग्रेजी का, तो वो तो आगे नीचे किसी प्रायिकता पूछ रहा है, हिंदी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो तरीका वही है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, इस बार एच ऊपर आ गया ना, ये नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर तो वही आएगा, दोनों का कॉमन, ये बात अपन कई बार कर चुके हैं। ठीक है, रख दो मान सारे, कितना आएगा भाई 0.2, और ई की कितनी है 0.4, तो 1/2 हो गया बस आंसर। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाए तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता याद कीजिए। अरे बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, पासों का एक जोड़ा उछाला गया है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता याद कीजिए। तो एक पासे पर सम, एक पासे पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। देखो पासा अगर फेंका जाता तो उस पर 6 संभावना बढ़ती है, 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें से कह रहा है कि सम अभाज्य, तो सम और अभाज्य, तो सम और अभाज्य तो केवल 2 ही तो है, 2 एक ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो सम अभाज्य संख्या नहीं प्रायिकता, तो एक पासे पर सम अभाज्य संख्या नहीं प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/6। ठीक है, तो दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/6 गुणा 1/6 मतलब 1/36, बस हो गया आंसर, यही है। तो डी ऑप्शन आएगा इसमें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ना वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या कर रहा है कि दो घटनाएं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि ए और बी स्वतंत्र घटना कब होती है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब ए और बी स्वतंत्र घटना जब होती है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनका गुणनफल निकाले ना वो किसके बराबर आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आए। ठीक है ना, तब वो दोनों घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। अब इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, अच्छा ये ऑप्शन नहीं है, मतलब ये हुआ कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
बी जो है ना वो किसके बराबर आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी के बराबर आए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तब ए और बी स्वतंत्र हैं। या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट बी नोट, अगर ये भी इसके बराबर आ जाए तो भी ये स्वतंत्र घटना है। और अगर ए नोट बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तब ए और बी स्वतंत्र घटना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नोट बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, तो भी वो स्वतंत्र घटना है। 4 बात मैंने शुरू जब क्लास शुरू की थी तब लिखी थी ये बातें, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है भाई, तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना। बी ऑप्शन ये है कि बी ऑप्शन है ना, उसमें ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट बी नोट जो है ना उसको हम ये लिखेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। अगर स्वतंत्र घटना है ना, ए और बी स्वतंत्र है तो ए नोट और बी नोट भी स्वतंत्र घटना होंगी, ठीक है। और स्वतंत्र घटना होंगी तो उसको हम ये लिख सकते हैं, और इसको लिख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको लिख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और यही अपना ऑप्शन में आंसर दे रखा है, ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट बी नोट, ये दे रखा है भाई आंसर, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 13.2 हो गई कंप्लीट। प्रायिकता गुणन नियम हमने सीख लिया, 2 टॉपिक अपने हो गए हैं कक्षा 12 के, सहप्रतिबंध प्रायिकता और प्रायिकता गुणन नियम। और दोनों से ही प्रश्न जो है वो आते हैं, और दोनों ही तरह के प्रश्न, अब मेरे विचार से इसमें किसी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं रहेगी, केवल शब्दों का जाल है, इसको थोड़ा सा समझना है। प्रायिकता जो है ना वो शब्दों का जाल है, शब्द अगर गलत पढ़ गए तो आंसर भी फिर गलत ही आएंगे। अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तभी इनके आंसर सोल्व होंगे। क्योंकि देखो ई और एफ घटना दे रखी हो ना, और अगर मैथमेटिकल पार्ट के रूप में अगर पूछा जाए तो हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन जब थ्योरेटिकल प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना, इसमें आज हमने ज़्यादातर प्रश्न थ्योरेटिकल किए हैं, ठीक है। और अभी आगे जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बेस पर में पढ़ेंगे, उसमें तो टोटली थ्योरेटिकल काम है, ठीक है। उसमें तो खुद ही अपने को घटना बनानी है, कौन सी घटना है, क्या है, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, किसकी दी हो, ये सब बातें तो अपने वहाँ तो देख खुद को करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आराम से क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।